नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो स्पेशली रेक्टम कैंसर और कोलोस्टोमी पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी जो प्रॉब्लम या बोल सकते हो जो रेक्टम के सर्जरी के बाद में जो आती है, वो है रेक्टल डिस्चार्ज या रेक्टम डिस्चार्ज। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेक्टल डिस्चार्ज या रेक्टम डिस्चार्ज होता क्या है। दोस्तों, जब भी आपकी रेक्टम की सर्जरी होती है, स्पेशली जिनको कैंसर होता है रेक्टम में, तो सर्जरी के बाद में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट के जहाँ से सर्जरी होती है, जहाँ पे रेक्टम एरिया के, तो वहाँ से एक पीला कलर का सब्सटेंस या पानी जैसा निकलता है और इसको भी बोलते हैं रेक्टल डिस्चार्ज या तो म्यूकस भी बोल सकते हैं। तो ये देखा गया है कि बहुत दिनों तक कंटिन्यू रहता है और बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब ये सर्जरी के बाद में ये कब तक चलेगा और कब तक ख़त्म होगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ कि ये मेरे साथ भी हुआ था और इनफैक्ट ऐसे मैंने क्या क्या चीज़ किए थे जिससे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। तो दोस्तों, मेरा 2013 में आपको पता है कि रेक्टम की सर्जरी हुई थी, रेक्टल जो कैंसर था उसके वजह से। तो ये चीज़ हमारे साथ भी हुई थी। इनफैक्ट जब डॉक्टर ने पहली बार ये सब चीज़ें जब मैंने डॉक्टर को पहली बार ये सब चीज़ें बताई कि मेरे रेक्टम से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कब तक ख़त्म होगा, तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने यही कहा था कि ये मोस्टली थोड़े दिनों के लिए रहता है और बाद में अपना आप ये ठीक हो जाता है। तो कुछ समय तक गया, इनफैक्ट 1 महीना 2 महीना तो मैं डॉक्टर से विज़िट करता था और ऑब्वियसली हम उस वक्त इतने नए होते हैं, हमारे लिए सब चीज़ इतनी नई होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये जो पानी जैसा निकल रहा है रेक्टम से पीला कलर का सब्सटेंस, तो ये क्या नॉर्मल है और इसके साथ में ऑब्वियसली ये क्या मतलब कोई सर्जरी में कोई दिक्कत या कोई गलत सर्जरी तो नहीं हो गई। तो ये सारी फीलिंग्स आती थी मुझे भी। तो डॉक्टर हर बार मुझे यही बोलते थे कि ये नॉर्मल है, ये होता है पेशेंट्स को जिनके साथ में ये रेक्टम वाली सर्जरी होती है, जिनका APR सर्जरी होता है बेसिकली। तो ऑब्वियसली ये बहुत दिन तक चला मेरे साथ में, कुछ लगभग 4-5 महीने 6 महीने तक रेक्टल डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ। तो डॉक्टर ने एक चीज़ स्टार्टिंग से मुझे बोली थी कि आप अगर आपको रेक्टल डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या करो, बेटाडीन और एक टप ले लो, सिट बाथ बोलते हैं इसको बेसिकली। तो उसमें बेटाडीन डालो और उसमें आप थोड़ा बैठो, तो उससे आपका क्या होगा, जो आपकी पोस्ट सर्जरी होती है, मतलब जो आपकी सर्जरी है उसका स्टिचेस वगैरह भी वहाँ से रिपेयर होंगे, प्लस कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो बहुत सारे चांसेस है कि वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि मुझे आप ये चीज़ें करो, सिट बात करो कंटिन्यूसली और थोड़ा गर्म पानी में करो। तो ये चीज़ मुझे बोली गई थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको भी ये चीज़ें बोली जाए, तो इसलिए पहले आपको अपने डॉक्टर से ये चीज़ें पूछ लेना है कि क्या हम सिट बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा एक बार डॉक्टर से पूछ लेना, क्योंकि बहुत लोगों को में भी दिक्कत हो नीचे बैठने के लिए या तो ऐसे कुछ चीज़ें। तो सिट बात करने का एक और तरीका है, या तो टब में आप पानी डाल के बैठ सकते हो, या तो अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हो तो उसके लिए एक अमेज़ॉन या वहाँ से एक टब जैसा आता है, छोटा सा एक डिवाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा होता है, और इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, आपको अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो। और इसकी मदद से आप घर पे अगर आपका इंग्लिश टॉयलेट है तो वहाँ से आप इसको यूज़ करके सिट बात कर सकते हो। तो ये एक पहला तरीका था जिसको आपको कंटिन्यूसली रखना है जब तक आपकी रेक्टम की सर्जरी नीचे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। मतलब अगर आपको डॉक्टर ने कहा है पहले दिन से तो, और आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये चीज़ मैंने बहुत दिनों तक रखी और जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरा अभी थोड़ा
चलने लायक मैं मतलब मेरे को पेन नहीं हो रहा नीचे, तो मैंने एक और चीज़ें बहुत ज़्यादा की जिसके मेरे रेक्टल डिस्चार्ज से बहुत मतलब कम हुआ। वो था मैंने कंटिन्यूसली वॉकिंग की दोस्तों। सुबह और शाम को मैं कंटिन्यूसली 1-1 घंटा तक वॉक करता था। और इसके वजह से होता है क्या है दोस्तों, आपका जो नीचे का जो सर्जरी हुआ है, जो रेक्टम का जो सर्जरी हुआ है, वहाँ से आपके सेल्स वापस से एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएंगे। बोलने का मतलब है कि आप एकदम वहाँ से सेल्स वापस से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक तरीके से जहाँ पे वहाँ पे ताकत आने लग जाएगी और वो मांस फिर से थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो इसके वजह से वहाँ पे वो चीज़ें रास्ता धीरे धीरे बंद होने लग जाएगा, और बहुत चांसेस है कि रेक्टल डिस्चार्ज बंद हो जाए। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रेक्टल डिस्चार्ज बहुत लंबा तक भी चलता है, बहुत इवन मुझे कुछ सालों तक भी मतलब ये चीज़ की ये दिक्कत बीच बीच में आ जाती थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि वो चीज़ें कुछ चीज़ करने से वो चली जाती है, तो मैं इतना घबराता नहीं था। तो आपको भी घबराना नहीं है। ऐसा मत समझिए कि कोई सर्जरी में कोई गलती हो गई या तो कुछ रॉन्ग हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये सर्जरी में ज़्यादातर केस में ऐसा चीज़ होता है। कुछ लोगों को नहीं होगा रेक्टल डिस्चार्ज, जिनकी सर्जरी थोड़ी सी अलग की गई है, रेक्टल को पूरा निकाला गया या तो कुछ अलग तरीके से किए, तो उनको बहुत हद तक रेक्टम से डिस्चार्ज कुछ भी नहीं होगा। पर मेरे वाले केस में था, और मे भी कुछ लोगों को हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जब भी ध्यान देना है कि अगर आपको मतलब वहाँ से कुछ स्मेल थोड़ा आ रहा है, तो आप समझ जाए कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन जैसा हो चुका है। मतलब पानी में आपको ऐसा स्मेल जैसा लगे, तो आपको डॉक्टर से बोलना है कि कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दे, ताकि उससे भी बहुत बार रिलीफ मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। डॉक्टर से आप अपने जो सर्जन हैं उनको बोल सकते हैं कि जो रेक्टल जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें स्मेल आ रही है, तो मे बी डॉक्टर चेक कर सकते हैं, सोनोग्राफी करवा सकते हैं आपसे, और मे बी एंटीबायोटिक्स कुछ दे सकते हैं। तो इससे मे बी आपका जो इन्फेक्शन वाला चीज़ है वो एक बार ख़त्म हो सकता है। और दोस्तों एक और चीज़ मैंने अपने पर्सनल नोटिस की कि जब भी मेरी बॉडी में हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती थी, तो रेक्टल डिस्चार्ज होने लगता था। अब डॉक्टर की नज़रिए से ये, जब भी मैं डॉक्टर को ये चीज़ें बोलता था, वो उनको कुछ लिंक नहीं लगता था बॉडी में गर्मी होने से, तो रेक्टल डिस्चार्ज का होने से क्या ताल्लुक है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी बॉडी में जब भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, तो रेक्टल डिस्चार्ज मेरे को कभी भी हो जाता था। मतलब 1 साल के बाद में हो जाता था, 6 महीने के बाद में हो जाता था। तो ये चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। तो आप अपने डाइट को बहुत हद तक कोशिश करें कि ठंडे तासीर का खाना खाएं, एकदम ज़्यादा हीट वाले खाना ना खाएं, नहीं तो आपका रेक्टल डिस्चार्ज में भी और डिले चल सकता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। मतलब एज़ पर माय ओपिनियन ये चीज़ें मेरे केस में दिखाई गई थी, तो इसके वजह से आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल में रखना। नॉनवेज जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। एक और मतलब और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका रेक्टल डिस्चार्ज मतलब एक्टिव है, मतलब आ रहा है, तो आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे एक जगह पे। कोई सख्त जगह पे बैठे ना, मतलब पत्थर की जैसी सीट पे या तो ऐसी जगह पे। तो अगर आपको बैठना हो तो नीचे आप दरी लगा के बैठ सकते हैं, या तो कुशन जैसा हल्का जैसा लगा के बैठ सकते हैं, ताकि नीचे आपको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें का और ध्यान रख सकते हैं आप। और दोस्तों फाइनली बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको पोस्ट सर्जरी के बाद में दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ें होती है। आप ये मानकर चले कि आपकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, कैंसर का इलाज हुआ है आपको, तो एकदम सब चीज़ स्मूथली आपको वैसा नहीं हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी फिर से एकदम ट्रैक पे जल्दी सी आ जाए। तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो बिल्कुल मत घबराए। अपने आप को टाइम दे, अपनी बॉडी को टाइम दे रिकवर होने के लिए, और टाइम के साथ में हर चीज़ें रिकवर हो जाती है। अब ऑब्वियसली मुझे इतने साल हो चुके, तब मैं आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन बता पा रहा हूँ। पर जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, मतलब 2013, 14, 15, उस वक्त मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, कॉम्प्लिकेशन मुझे भी थे। तो
उस वक्त मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकता था, पर क्योंकि वक्त के साथ में मुझे पता चल चुका है कि ये चीज़ें टाइम के साथ में ख़त्म हो जाती है, तो आपको भी पेशेंस रखना है। जितना भी टाइम लगेगा आपकी बॉडी के हिसाब से, आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत होना उसके लिए, और ये सोचना कि मेरी बड़ी सर्जरी हुई है तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा इसमें। तो दोस्तों बस इतना ही था ये वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया है वो आपको कुछ हद तक आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे रेक्टल डिस्चार्ज के बारे में, रेक्टम डिस्चार्ज के बारे में, और होपफुली आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन भरा हुआ लगा है या तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ आप हमेशा की तरह वेलकम हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब वहाँ पे भी दूँ। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस कोलोस्टमी और कैंसर से रिलेटेड, मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, और प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने सबके, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। और फ़िलहाल ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।